लोग अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण एलिमेंट कहते हैं। तो ये संक्रमण एलिमेंट में से कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। कुछ धातु जो है वो या तो ऋण आयन के साथ, धन आयन के साथ, या भी किसी उदासीन परमाणु के साथ आपस में जुड़ करके एक संकुल का फॉर्मेशन करता है। उस संकुल को ही हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम लोग, एक उपसहसंयोजी यौगिक का एग्जाम्पल बता के देखते हैं। जैसे हम लोग ये लिए कॉपर जो है वो किसके साथ ऐड है, अमोनिया के साथ NH3 और यहाँ पर ब्रैकेट और फिर है आपका SO4। ये मैं यहाँ पर एक संकुल बनाई हूँ और इस संकुल को कहा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। इसको उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक कॉपर लिया गया है। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और एक धातु है। जब ये धातु किसी भी उदासीन परमाणु के साथ या किसी ऋण आयन के साथ या किसी भी धन आयन के साथ आपस में जुड़ करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो केंद्रीय धातु जिसको हम कॉपर बोल रहे हैं वो किसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो वो उदासीन परमाणु के साथ जुड़ा है और एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे उपसहसंयोजी यौगिक को? तो डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे, ऐसे यौगिक जिसमें धातु परमाणु, ये धातु परमाणु है, ऐसे यौगिक जिसमें धातु परमाणु चारों ओर से ऋण आयन, धन आयन या उदासीन परमाणु के साथ जुड़ा होता हो, उसे कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक। यदि हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दें स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो ये कॉपर जो है वो केंद्र पर हो जाएगा और आपका जो अमोनिया है वो कहाँ पर चला जाता है, ये आपका साइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसको चारों ओर से क्या किया है, घेरा हुआ है। ये ऋण आयन भी हो सकता है, धन आयन या फिर उदासीन। तो यहाँ पर जो NH3 लिए हैं वो एक प्रकार का उदासीन परमाणु है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन किए कि जब किसी धातु को चारों ओर से उदासीन परमाणु, ऋण आयन या धन आयन घेरा हुआ रहता है, तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक। ये इसका डेफिनेशन होगा। फिर कुछ और उपसहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल पढ़ते क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन, ये सब जो है एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक है जो कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, संकुल का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको उपसहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत रखते हैं। अब उपसहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत ये जो यौगिक है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक योगात्मक, जो आपस में योग करके जोड़ करके बनता है, एक होता है योगात्मक और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करता है। इसी के आधार पर हम इस यौगिक के दो इसके डिफरेंट प्रकार से देखेंगे। पहला इसके अंतर्गत हम देखेंगे द्विक लवण, डबलेट सॉल्ट बोलते हैं जिसको द्विक लवण को पहले देखना है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर आता है आपका उपसहसंयोजी यौगिक। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, द्विक लवण और उपसहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर है। दोनों सेम है लगभग। जो द्विक लवण होता है वो भी दो आयनों को आपस में ऐड करने से बनता है और उपसहसंयोजी यौगिक में भी दो या दो से अधिक आयन आपस में ऐड होने के बाद ही बनता है।
बेसिक इनमें कुछ अंतर होती है, जैसे कि जो आपका द्विक लवण होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल रूप में। लेकिन जो आपका उपसहसंयोजी यौगिक है वो क्रिस्टल के रूप में भी मिल जाता है और सॉल्यूशन के रूप में भी पाया जाता है। और जब हम इनका जल के साथ क्रिया कराते हैं, मीन्स जल में इसको घोल देते हैं, तो ये जो द्विक लवण है वो क्रिस्टल वो जल में घुलने के बाद अपने आयंस में टूट जाता है। और आयंस में टूटने के बाद इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है, वो पहले जो प्रॉपर्टी रहती है उससे जस्ट सेम रहता है। मतलब पहले उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो, और बाद में जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं उनके बाद जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सेम होती है। लेकिन जो उपसहसंयोजी यौगिक होता है उनकी आप प्रॉपर्टी देखोगे तो जस्ट इनसे डिफरेंट होता है। मीन्स जब इनको हम जल में घोल देते हैं तो ये अपने आयंस में पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाता और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले की प्रॉपर्टी से जस्ट अलग हो जाता है। मतलब दो अलग अलग प्रकार के आयन से बना होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। थोड़ी प्रॉपर्टी एक आयन में से और दूसरी थोड़ी प्रॉपर्टी दूसरे आयन से, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी में बेसिक कुछ अंतर आ जाता है। तो इसी को थोड़ा और हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखे, थोड़ा सा द्विक लवण किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आता भी है, इसलिए हम इसको देखते हैं। द्विक लवण, डबलेट सॉल्ट। ये क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में आता है। द्विक लवण किसे कहा जाता है, एग्जाम्पल बताइए ऐसे करके। तो द्विक लवण किसको बोलते हैं, वे लवण जिसमें सामान्यतः दो सरल लवण समान अनुपात में, दो सरल लवण समान अनुपात में आपस में आयनिक रूप में जुड़ जाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विक लवण। मतलब दो आयंस यदि आपस में समान अनुपात में जुड़े तो उससे बनने वाला जो लवण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोलेंगे, डबलेट सॉल्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें तो कॉर्नेलाइट, एग्जाम्पल है आपका कॉर्नेलाइट। और एग्जाम्पल देखें जनरली हम लोग यूज करते हैं वो है आपका पोटास एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं पोटास एलम। ये जो है दोनों पोटास एलम कॉर्नेलाइट ये द्विक लवण के अंतर्गत आता है। इसका फॉर्मूला देखें, पोटास एलम का क्या होता है, K2 पोटेशियम सल्फेट, एक पहला क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, फिर एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें साथ ही साथ क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा H2O। तो ये होता है आपका पहला, हम देखें एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका पोटासियम। ये यहाँ पर वाटर को 24 मॉलिक्यूल्स लिया जाता है। अब देखो ये जो पोटासियम है वो द्विक लवण है। क्यों है द्विक लवण, क्योंकि इसमें पोटेशियम एक अलग प्रकार का आयन है, एक पोटेशियम है और दूसरा क्या हो गया आपका एल्युमिनियम है। दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में, निश्चित फिक्स्ड रेशियो में मिक्स है। तो रेशियो देखा जाए तो वो क्या है, फिक्स्ड रेशियो में ये आपस में मिक्स्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डबलेट सॉल्ट। जब इस डबलेट सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, देखो इसको हम क्या करें, डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर दें। वाटर में जब हम इसको घोलते हैं तो ये पुनः किसमें टूट जाएगा, K2SO4 और AlSO4, ये अलग हो जाएगा। मीन्स पोटेशियम सल्फेट अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम सल्फेट अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग हो, इन दोनों लवणों की जो प्रॉपर्टी है, गुण होती है, ये जो द्विक लवण का गुण होता है उनसे जस्ट अलग हो जाता है। पहले पोटास एलम में जो जो प्रॉपर्टी पाई जाती, जो गुण पाया जाता है
वो जब इनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो इनकी जो पहले प्रॉपर्टी रहती है उसमें अंतर आता है, या सीधा सा बोला जाए कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो जाती है, या लवणों की जो प्रॉपर्टी है वो इनमें विद्यमान नहीं रहता, ये इनकी गुण होती है। वैसे कॉर्नेलाइट देखोगे तो कॉर्नेलाइट में देखोगे आप तो कॉर्नेलाइट का फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट के पोटेशियम क्लोराइड KCl और होता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रहता है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल रहता है 6H2O। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कॉर्नेलाइट। जब हम इसको भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टी भी आप देखोगे तो इनकी प्रॉपर्टी जो लवण की प्रॉपर्टी होती है उनसे जस्ट डिफरेंट हो जाता है, तो ये इनको बोला जाता है द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या होता है, जब हम दो लवण को आपस में समान आयनिक अनुपात में मिलाते हैं तो उसको कहा जाता है द्विक लवण। इतना आपको इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत देखना रहेगा। थोड़ा सा 2 नंबर का क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है। उसके बाद आता है उप सहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक किसे कहते हैं। देखिए हम इसको भी संकुल यौगिक किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स यौगिक। तो इसमें बताओगे संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें दो लवणों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दें। उनका अनुपात क्या होना चाहिए, फिक्स नहीं होता, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो उनसे जो यौगिक बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, संकुल यौगिक। जब हम किन्हीं भी दो लवण को आपस में किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो इससे बनने वाले नए यौगिक को या नए क्रिस्टल को हम कहते हैं संकुल यौगिक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखो संकुल यौगिकों की। संकुल यौगिकों की यह प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो घोलने पर भी ये अपनी जो आयंस है उसमें नहीं टूटता, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। जब इनको वाटर में घोल दें तो वाटर में घोलने के बाद भी ये अपने आयंस में विभक्त नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लवण की जो प्रॉपर्टी होती है उनसे लगभग समान होता है और ये कहलाता है आपका संकुल यौगिक। फिर आता है संकुल यौगिक और द्विक लवण में क्या क्या बेसिक अंतर होती हैं। द्विक लवण इनमें कम से कम 3-4 बेसिक अंतर आपको याद रखना, दोनों में अंतर। तो पहला अंतर क्या हो गया, इसमें हम क्या करेंगे संकुल यौगिक में जब दो लवण को आपस में निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको हम संकुल यौगिक बोलते हैं। द्विक लवण में क्या हो, इसमें क्या होगा संकुल यौगिक में जब हम किसी भी दो लवण को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दें, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता, बट द्विक लवण के लिए उनका रेशियो जो होता है मिक्स करने का वो आपका फिक्स होता है। दूसरा देखें, ये जो है आपका द्विक लवण सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिस्टल अवस्था में ही पाया जाता है, सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है द्विक लवण। लेकिन जो आपका उप सहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक होते हैं वो क्रिस्टल और विलयन दोनों के फॉर्म में पाया जाता है, ये दूसरा अंतर हो जाएगा। तीसरा अंतर देखें तो जो द्विक लवण होता है उनके बीच जो बंध पाया जाता है वो हमेशा कौन सा बंध होगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। इनके बीच जो बॉन्ड मिलता है वो सिर्फ हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जो संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स यौगिक पाए जाते हैं उनके बीच जो बंध बनता है वो कौन सा होगा, ये उप सहसंयोजी बंध होगा। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर इसमें देखें, जब हम इसको जल में घोलते हैं मिलाते हैं तो द्विक लवण जो होता है वो अपनी मूल आयनों में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर क्या बताई हूँ, जब हम द्विक लवण को घोलते हैं वाटर में तो ये अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाता है।
लेकिन जो उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक है उसको इनको जल में विलय करते हैं तो ये अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होता है, लेकिन द्विक लवण अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाता है। ये चौथा अंतर हो गया आपका। और अंतर देखें तो इनमें जो लवण होता है द्विक लवण में, उनका गुण मूल यौगिक के गुण के ही समान होता है। इनका जो प्रॉपर्टी होता है इनका वो मूल यौगिक की जो प्रॉपर्टी उन्हीं के समान होता है, किसमें? द्विक लवण में। लेकिन जो उपसहसंयोजी लवण होते हैं या संकुल होते हैं उसमें उनकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो मूल यौगिक से डिफरेंट होता है, ये अंतर होता है। और लास्ट आप एग्जाम्पल देख लेना उपसहसंयोजी यौगिक और द्विक लवण में। द्विक लवण का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो कॉर्नेलाइट हो गया, अभी हम लोग क्या देखें और देखे दूसरा देखें कि तो वो है पोटासियम फिटकरी जिसको बोलते हैं, और FAS होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये सब इसका द्विक लवण का एग्जाम्पल होगा। वैसे संकुल यौगिक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम हेक्साक्लोराइड, ये सब इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसी के आधार पर हम क्या देखें कि संकुल यौगिक का प्रकार। अभी हमें डिटेल्स पढ़नी है उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में या संकुल यौगिक के बारे में। ये तो छोटा सा यहाँ पर एक टॉपिक आया था द्विक लवण, तो हम यहाँ पढ़ लिए। अब हमें पूरा डिटेल्स किसके बारे में पढ़ना है? तो वो है संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़नी है। तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होता है वो 3 टाइप का होता है। उपसहसंयोजी यौगिक 3 प्रकार का होता है। जो कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स होता है। इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला देखें तो वो है धन आयनिक संकुल। पहला को हम क्या बोलेंगे? धन आयनिक। दूसरा को बोलेंगे ऋण आयनिक संकुल, ऋण आयनिक। और लास्ट थर्ड है आपका वो है उदासीन संकुल। तो ये 3 इसका प्रकार है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए धन आयनिक संकुल किसको बोलेंगे? तो वे संकुल जिनमें जो आयन होता है वो धनात्मक आवेश वाला हो। नाम से क्लियर है, धन आयनिक संकुल। वे संकुल जिसमें आयन वो धनात्मक आवेश वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे? धन आयनिक संकुल। एग्जाम्पल देखें धन आयनिक संकुल, जैसे एग्जाम्पल है COH2O होल ट्वाइस 3 और ये आपका है 3 प्लस होल ट्वाइस और ये है आपका 3 प्लस। तो यहाँ पर ये जो संकुल, इसको हम संकुल बोलते हैं ना। अभी बताइए क्या है? पूरा संकुल है। तो ये जो आपका 3 प्लस लगा हुआ है इसमें जो आयंस यूज हो रहा है, जो इसमें आवेश यूज कर रहे हैं वो कैसा है? धनात्मक। तो ऐसे संकुल जिसमें धनात्मक आवेश हो उसको हम धन आयनिक संकुल बोलेंगे। फिर आता है ऋण आयनिक। तो ऐसे संकुल जिसमें आयन जो है वो कैसा होना चाहिए? ऋण आयनिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऋण आयनिक संकुल। इसका एग्जाम्पल देखें, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हम क्या लगा दे? माइनस चार्ज लगा दे, 4 माइनस। तो ये हो गया आपका ऋण आयनिक संकुल। देन थर्ड क्या है आपका? उदासीन संकुल। उदासीन संकुल जिसमें ना तो ऋण आयन हो और ना ही धन हो आयन हो, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कोई भी प्रकार का चार्ज आवेश ना हो तो उसको हम बोलेंगे उदासीन संकुल। इसका एग्जाम्पल देखें उदासीन संकुल का, तो NiCO4 होल ट्वाइस। ये हो गया आपका उदासीन संकुल। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक को 3 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया है, धन आयनिक, ऋण आयनिक और उदासीन संकुल।
अब हम लोग ये जो उपसहसंयोजी यौगिक ये कॉम्प्लेक्स हैं, इसी से रिलेटेड कुछ आपका टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस है छोटा छोटा, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में ये आयरन है, साइनाइड है, ब्रेकेट है, इन सबको क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनका डेफिनेशन आपको देखना है। इन सबको क्या क्या बोलते हैं और क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक ले रही हूँ, CuNH3 होल ट्वाइस 4, फिर है ये ब्रैकेट, ये आपका हो गया ब्रैकेट, उसके बाद है यहाँ पर SO4। ये एक प्रकार का क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। अब देखो ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है, उसमें यहाँ पर ये कॉपर है, अमोनिया है, सल्फेट है, फिर ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, लॉन्ग। अब हम इसको क्या क्या बोलते हैं, तो पहले मैं क्या कर दूं, इसका थोड़ा सा नाम लिख देती हूँ, सबको क्या क्या बोलते हैं। तो ये जो ऐसे मैं डॉटेड लाइन लगा दे रही हूँ एक, ये ऐसे सपोज मैं ये डॉटेड लाइन लगा रही हूँ, इस डॉटेड लाइन को देखो, जिसके अंदर क्या है आपका ये कॉम्प्लेक्स, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो इसी के अंदर है, ये डॉटेड लाइन के अंदर है। ये जो अंदर है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उपसहसंयोजी क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं। पहले इसको बता दूं, उसके बाद फिर मैं सबको डिफाइन करूंगी कि कैसे इसको क्या क्या बोल। ये जो बीच यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जो रहता है उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु कहा जाता है। यहाँ जो रहता है उसको नाम दिया गया है लिगैंड, को नाम दिया गया है लिगैंड। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, बड़ा कोष्टक दिख रहा है, उस बड़ा कोष्टक को कहा जाता है। और फिर आपका दिया गया है, ये जो यहाँ पर नंबर्स दिया रहता है, ये जनरली ये 4 दिया है, उसको बोलते हैं समन्वयन संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, समन्वयन संख्या। उसके बाद इस होल ब्रैकेट के अंदर ये बाहर यदि कुछ और उपस्थित रहता है तो उसको कहा जाता है आयनीकरण क्षेत्र। ये जैसे यहाँ पर है ऐसा, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनीकरण क्षेत्र बोलते हैं। ये इतनी चीजें हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब एक संकुल यौगिक बना हुआ है, उस संकील यौगिक में बहुत सारी चीजें हैं। देखो, तो सहसंयोजी क्षेत्र है, केंद्रीय धातु दिया हुआ है, लिगैंड दिया हुआ है, समन्वयन संख्या दिया गया है, और आयनीकरण क्षेत्र दिया हुआ है। अब इन सब को आपको परिभाषित करना है। इन सबको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषा देंगे, तो इसको हम एक एक करके सबको परिभाषित करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम किसको देख लें, समन्वयन संख्या को देखते हैं। ये आपका समन्वयन संख्या है। इस समन्वयन संख्या को देख लेते हैं, हम किसको बोलेंगे, और समन्वयन संख्या को देखने से पहले हम क्या देखें, समन्वयन मंडल भी देखते हैं। इसमें क्या है, एक तो समन्वयन संख्या हो गया, यहाँ पर जो है यही, इसको पर हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट रहता है उसको समन्वयन मंडल बोलते हैं। अब इन सबको मैं डिफाइन करते जा रही हूँ, उससे पहले इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं समन्वयन मंडल को। ध्यान से थोड़ा इसको देखते जाना डेफिनेशन को।
समन्वयन मंडल। समन्वयन मंडल किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जब हम संकुल यौगिक बनाते हैं या संकुल आयंस बनाते हैं तो उस समय जो केंद्रीय धातु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीच में जो रहता है उसको केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु और केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर, ये जो आयन है देखो, उस आयन के चारों ओर एक आवरण सा बना होता है, एक आवरण सा बना होता है, उसे हम समन्वयन मंडल कहते हैं। समन्वयन मंडल किसको बोलेंगे, तो डेफिनेशन क्या है, जब किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, ध्यान से सुनो, ये केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, ये जो आयन है इसके चारों ओर एक आवरण बन जाता है या बना लेता है, उसी आवरण को कहा जाता है समन्वयन मंडल। यहाँ पर बनाई हूँ मैं डायग्राम में, देखो यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है। एक बार फिर बोल रही हूँ, केंद्रीय धातु परमाणु या अथवा आयन के चारों ओर एक आवरण बन जाता है, उस आवरण को कहा जाता है समन्वयन मंडल। ठीक है, और समन्वयन मंडल को याद रखना, जो समन्वयन मंडल होता है उसको जनरली बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखा जाता है। देखो यहाँ पर मैं होल ब्रैकेट लगाई हुई है, तो ये जो होल ब्रैकेट है यहाँ पर लिखा जाता है समन्वयन मंडल को। तो ये हो गया आपका समन्वयन मंडल, इतना इसमें याद रखना है। फिर आता है समन्वयन मंडल के बाद आता है आपका केंद्रीय धातु। दूसरा हम क्या देखें, केंद्रीय धातु। एक हो गया समन्वयन मंडल, दूसरा हो गया आपका केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु किसको बोलेंगे, केंद्रीय, एक सबको लाइन से मैं डिफाइन करते जा रही हूँ। केंद्रीय धातु किसको बोलते हैं, तो धन आयन अथवा परमाणु जो एक या एक से अधिक उदासीन परमाणुओं के द्वारा आपस में समन्वयित हो या आपस में जुड़ा हो, उसे कहा जाता है केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, धन आयन, ये देखो कॉपर धन आयन है, धन आयन अथवा ऋण आयन, कुछ भी हो सकता है, धन आयन अथवा ऋण आयन जब एक या एक से अधिक परमाणु के, एक या एक से अधिक उदासीन परमाणु या धन आयन या ऋण आयन के साथ समन्वयित हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। देखो यहाँ पर ये Cu केंद्र में है और NH4 कहाँ पर है, आपका इधर है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें जैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका NH3 और NH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा SO4, ऐसे ये आपका होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है उसको कौन घेरा हुआ है, अमोनिया। तो जब हम किसी धन आयन को अथवा धन आयन को कोई ऋण आयन या उदासीन आयन परमाणु घेरा हुआ हो, समन्वयित किया हो, तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। उसके बाद आता है लिगैंड, के बाद किसको देखें, लिगैंड। तो लिगैंड किसको बोलेंगे, लिगैंड किसको बोलेंगे, वे उदासीन परमाणु या ऋण आयन या धन आयन जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरा हुआ देखो यहाँ से अमोनिया और ये सल्फेट, तो वे उदासीन धन आयन या ऋण आयन परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरा हुआ हो, उसे कहा जाता है लिगैंड। ये इसका डेफिनेशन होगा।
अब लिगैंड में देखेंगे तो लिगैंड में बहुत प्रकार के होते हैं। लिगैंड जो है, लिगैंड का प्रकार देखें तो लिगैंड एक दंतुर होता है, एक दंतुर लिगैंड, द्विदंतुर लिगैंड होता है, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर लिगैंड, हेक्सादंतुर। तो ऐसे लिगैंड के बहुत से टाइप्स दिया हुआ है। जैसे एक दंतुर लिगैंड, तो एक दंतुर लिगैंड किसको बोलेंगे? ऐसे लिगैंड जिसमें उदासीन परमाणु या दाता परमाणु सिर्फ क्या हो? एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक दंतुर लिगैंड। यहाँ पर थोड़ा सा इसका देख लेते हैं हम लोग, किसको बोलेंगे लिगैंड। इनका टाइप्स देखें लिगैंड का, तो 2-3 टाइप को मैं बता रही हूँ। इसका टाइप में टाइप पहला है एक दंतुर, एक दंतुर लिगैंड। फिर आता है द्विदंतुर, फिर आता है त्रिदंतुर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो एक दंतुर लिगैंड किसे बोलेंगे? ऐसे लिगैंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितना हो? 1 हो। डोनर एटम जो है वो कितना होना चाहिए? 1 हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक दंतुर लिगैंड। अब यहाँ पर आता है डोनर और एक्सेप्टर। डोनर एटम किसको बोलेंगे या एक्सेप्टर? दाता किसको बोलेंगे और ग्राही किसको बोलते हैं? डोनर एटम किसको बोलते हैं? जिनके पास क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्या कर सके? डोनेट कर सके, तो इसको हम डोनर बोलेंगे। दूसरे को दे सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम। तो इसका है आपका जैसे कि Cl- क्लोरीन। देखो क्लोरीन के पास क्या है? माइनस है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जिसको वो क्या कर सकता है? दे सकता है। कोबाल्ट, अमोनिया, ये इसको हम बोलो डोनर एटम है। और कैसा है? तो वो एक दंतुर है जिसमें एक ही डोनर एटम हो। डोनर एटम की संख्या कितना है? एक ही है। यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये कैसा बिहेव करता है? डोनर एटम। तो ये होता है एक दंतुर लिगैंड जिसके पास दाता परमाणु की संख्या 1 हो। फिर आता है द्विदंतुर लिगैंड। तो ऐसे लिगैंड जिसके पास दाता परमाणु की संख्या कितना हो? 2 हो। 2 दाता परमाणु हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विदंतुर लिगैंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें इसका, NH2, CH2, CH2 और NH2। देखो यहाँ पर पहला डोनर एटम हो गया और यहाँ पर ये दूसरा, तो नंबर ऑफ डोनर एटम कितना है? 2 है। यहाँ पर देखना, नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल टू 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो गया डोनर एटम? 2। तो ऐसे लिगैंड जिसके पास दाता परमाणु डोनर एटम की संख्या 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विदंतुर। फिर आता है त्रिदंतुर, जिसके पास डोनर एटम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिदंतुर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डाई इन हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसका ट्राई इन हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा है? डाइन है, और ये कौन सा हो जाएगा? ट्राइन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लिगैंड के अंतर्गत पढ़ना है आपको। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुत दंतुर, ऐसे करके लिगैंड होता है। उसके बाद इसमें और कुछ डेफिनेशन देखें हम लोग। इसका डेफिनेशन है फिर समन्वयन संख्या। इसके देखें, चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, समन्वयन संख्या किसे कहेंगे? समन्वयन संख्या किसको बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जब एक दंतुर लिगैंड की मूल संख्या में या फिर एक दंतुर जो कि केंद्रीय धातु आयन या फिर धन आयन से जुड़ करके उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समन्वयन संख्या। जब किसी भी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगैंडों की जो संख्या होती है
लिगेंडों की जो संख्या होती है उसी को कहा जाता है समन्वयन संख्या। जैसे कॉपर है, कॉपर एक धनात्मक है, धनात्मक धातु है। उसके साथ जितना भी एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा रहता है और आपस में कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, तो वही जो संख्या है वो उनका क्या कहलाता है, समन्वयन संख्या कहला। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें हम लोग, एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, जैसे कि Fe इसके साथ जुड़ा है C2O5 होल ट्वाइस आपका है 4 होल ट्वाइस 3, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में देखें हम लोग आयरन, आयरन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आयरन के लिए देखेंगे तो आयरन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हम देखें तो कितना हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो या फिर और एग्जांपल देखेंगे तो इसके लिए यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें आयरन का, या फिर दूसरा और एग्जांपल लें, जैसे कि इजी सा एग्जांपल लेते हैं सिल्वर साइनाइड Cn होल ट्वाइस, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है AgCN होल ट्वाइस 2 और ये आपका 3। इन दोनों के लिए देखिए, इसको 6 से लेते हैं। इन दोनों के लिए यदि हम क्या कर ले, दोनों के लिए देखें, सॉरी इन दोनों के लिए यदि हम क्या निकाल ले, इन दोनों के लिए यदि हम क्या निकालते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर्स निकालते हैं। दोनों के लिए निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कि कितना कितना इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आयरन के लिए, वैसे ही Ag के लिए देखिए। तो इसको निकाल के मैं अगले अभी पढ़ेंगे, और तो इसको निकालने की मेथड जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालते हैं। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर Ag के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। Ag के लिए देखोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और आयरन के लिए देखोगे तो आयरन के लिए होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसको मैं बाद में आप लोग को निकाल के बता दूंगी कि कैसे आपको निकालना है, या फिर इजली इसका मैं बता देती हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कैलकुलेट करने के लिए जिस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ज्ञात करना होता है उसको x मान लेते हैं। जैसे हम इसका ज्ञात कर रहे हैं Ag और Cn होल ट्वाइस 2, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, जिस धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना उसको हम x मान लें। उसके बाद Cn साइनाइड के लिए देखेंगे, साइनाइड जो है उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु के लिए कितना होता है, 0 होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और चूंकि ये 2 है तो इसको हम होल ट्वाइस 2 कर दें, इक्वल टू जो ब्रैकेट के बाद जो चार्जेस रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, अब लिख देते हैं, तो ये -2 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल टू 0 -2, तो x का मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ ये कैलकुलेशन आपका मिल जाएगा। तो इसको अभी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जब कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा, उस टाइम हम लोग पूरा इसका देखेंगे। तो इतना आपको इसके डेफिनेशन के अंतर्गत देखना है, छोटे छोटे परिभाषा, लिगेंड क्या है, केंद्रीय धातु किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर, और इस ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ही हम जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए हम लोग ऑक्सीकरण संख्या, अब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं एक बार, ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीकरण संख्या में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है या कोई भी नॉर्मल यौगिक दिया है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो इससे पहले हम क्या देखें, ऑक्सीकरण क्या होता है थोड़ा सा देख ले।
ऑक्सीकरण या फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता है। दोनों में क्या है, अंतर है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जैसे एग्जांपल देखें, ये बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो वे अभिक्रिया जिसमें से किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होता है तो उसमें एक क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण मतलब किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप किसी भी धातु के ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है। लेकिन जब आप अपचयन देखेंगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन में एक हाइड्रोजन का क्या एड होता है, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एड होता है। जैसे Cu प्लस है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो यहाँ पर इनमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ये क्रिया किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन में। और ये जो क्रिया हो रही है वो किसमें हो रहा है, रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, अपचयन के अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज होता है। ये दोनों में बेसिक अंतर होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब इसी के आधार पर हमें क्या